Hi, welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0-601. It's a complete training course. और आज मॉड्यूल 3 की जो कैटेगरी जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो आइडेंटिटी एंड अकाउंट मैनेजमेंट है. ये हमारा 27वां लेक्चर है. ये आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल 3 इज टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. इसके अंदर सिक्योर प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, सिक्योर नेटवर्क डिज़ाइन, वायरलेस सिक्योरिटी, सिक्योर मोबाइल सॉल्यूशंस, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, इन सब के लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं. आप वो जाके उन्हें रेफ़र कर सकते हैं. आज हम आइडेंटिटी एंड अकाउंट मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे जिसे हम IAM भी कहते हैं. अब आइडेंटिटी एंड अकाउंट मैनेजमेंट एक बिजनेस प्रोसेस होता है जो कि अलाउ करता है सेलेक्टेड यूज़र्स को कुछ सेलेक्टेड रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस के लिए. अब वो एक लिमिटेड टाइम के लिए भी एक्सेस हो सकती है, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है, लेकिन हमें इस चीज़ को देखना होता है कि जब तक एक यूज़र के पास वो एक्सेस है, क्या एक्चुअली वो उसी जॉब टास्क या उसकी अभी भी वो रिक्वायरमेंट या उसकी अभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है. इन सारी चीज़ों के ऊपर ये वाला आइडेंटिटी एंड अकाउंट मैनेजमेंट जो है काम करता है. IAM टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, कि थ्रू आउट जब भी एम्प्लॉय काम कर रहा होता है उसके ऊपर ये पूरा मॉडल अप्लाई होता है. IAM फंक्शंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स, ओनर्स, HR, IT एंड फिजिकल सिक्योरिटी. ये सारे उसके एंटिटी के पार्ट्स होते हैं. अब इसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे आगे कि अकाउंट लाइफ साइकिल क्या है. अब अकाउंट लाइफ साइकिल की हमारे पास 4 मेन फेजेस होती हैं. पहली फेज़ जो है उसे हम ऑनबोर्डिंग कहते हैं, यानी जब एक नया एम्प्लॉय आता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कुछ हम करते हैं. उसकी अकाउंट रिक्वेस्ट आती है, यूज़र एग्रीमेंट होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मैनेजमेंट होती है और उसकी ओरिएंटेशन होती है. जब एक एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन करता है तो उसका एक अकाउंट बनता है और फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि उसे किस किस्म की परमिशंस चाहिए, वो किस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, वो एक ग्रुप का मेंबर होगा या इंडिविजुअल यूज़र होगा, उसके ग्रुप के यूज़र के ऊपर परमिशंस क्या होंगी, फिर उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें लेनी होती है. इसके बाद फिर हम अगर उसे कोई ऑथेंटिकेशन एसेट्स देते हैं जैसे कि टोकन्स हैं या स्मार्ट कार्ड्स हैं, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसकी ओरिएंटेशन होती है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग फेज़ 1 के अंदर करते हैं. अब इसे अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो आगे हम अकाउंट को हम 2 कैटेगरीज में अकाउंट को हम 2 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. एक होता है अकाउंट टाइप्स और दूसरा होता है लॉगिन कंट्रोल्स. अब अकाउंट टाइप्स के अंदर भी फर्दर कैटेगरीज हैं जिन्हें हम कहते हैं कि प्रिविलेज अकाउंट्स होते हैं, यूज़र और ग्रुप होता है, गेस्ट अकाउंट, शेयर्ड या जेनरिक अकाउंट होता है या सर्विस अकाउंट्स होते हैं. अब प्रिविलेज अकाउंट होता है अकाउंट्स विद एक्स्ट्रा राइट्स देन रेगुलर अकाउंट्स, के यूज़र्स के पास एक्सेस होती है जो कि आम यूज़र्स के पास नहीं है. इन यूज़र्स के पास वो एक्सेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उन्हें हम प्रिविलेज अकाउंट्स कहते हैं. यूज़र या ग्रुप अकाउंट का होता है जो कि एक नॉर्मल टास्क के लिए होता है, रेगुलर यूज़र्स के लिए कि वो नॉर्मल अपने टास्क करेंगे. अब गेस्ट अकाउंट होता है जिसके पास बहुत ही लिमिटेड प्रिविलेजेस होती हैं. शेयर्ड या जेनरिक अकाउंट होता है अकाउंट्स यूज्ड बाय मल्टीपल यूज़र्स. अब एक अकाउंट अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ अकेला वो यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारे और अकाउंट्स, यूज़र्स भी या सर्विसेज उसे यूज़ कर रहे होते हैं. इसके बाद हमारे पास आते हैं सर्विस अकाउंट. सर्विस अकाउंट्स होते हैं जो कि एप्लीकेशंस यूज़ करती हैं टू परफॉर्म ऑटोमेटेड ऑपरेशंस. अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्लीकेशन है जो कि आपने बनाई है जिसने आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से थोड़ा सा डेटा उठाना है. अब हम किसी भी अकाउंट को एक्सेस नहीं दे सकते कि वो जितने भी यूज़र्स हैं उनका डेटा वहाँ से उठाए, तो हम एक सर्विस अकाउंट बनाते हैं. आपने देखा होगा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक यूज़र अकाउंट होता है, एक सर्विस अकाउंट भी बना सकते हैं. जो सर्विस अकाउंट होता है उसे एक्सेस होती है बाकी अकाउंट्स के ऊपर, यानी उन्हें वो सिर्फ रीड कर सकता है या देख सकता है. तो इस तरह के अकाउंट्स को हम सर्विस अकाउंट्स कहते हैं. अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है लॉगिन कंट्रोल्स की. लॉगिन कंट्रोल्स को जब हम देखते हैं तो लॉगिन कंट्रोल्स के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हैं रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन डेट एंड टाइम, कि आपने एक अकाउंट को किस वक्त अलाउ किया हुआ है कि वो लॉगिन कर सकता है और वो यूज़ कर सकता है. फॉर एग्जांपल एक यूज़र का अकाउंट अगर सिर्फ उसकी ऑफिस आवर्स 8 to 4 हैं तो आप उसके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि सिर्फ ये इसका अकाउंट 8 to 4 यूज़ होगा, उसके बाद कोई यूज़ करने की कोशिश भी करेगा तो वो अकाउंट एक्टिव नहीं होगा. लोकेशन बेस्ड एक्सेस होती है, बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस होती है, या प्रॉक्सिमिटी लॉगिन्स भी हम इसे कह सकते हैं.
GPS के थ्रू या वाईफाई प्रॉक्सिमिटी, IP एड्रेसेस या वर्चुअल बाउंड्रीज हम उसकी डिफाइन कर देते हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबल ट्रैवल, लोकेशन बेस्ड ऑन परमिशंस, कीपिंग ट्रैक ऑफ जियोग्राफिकल लॉग इन डेटा एंड रिस्ट्रिक्शंस। कि अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि एक अकाउंट यूजुअली यूज़ होता है विद इन ए रीजन, तो वो अकाउंट सिर्फ वहीं से एक्सेस होगा। अब अगर एक यूज़र फॉर एग्जांपल USA में न्यूयॉर्क से लॉग इन करता है एंड आफ्टर 10 मिनट्स या आफ्टर एन आवर वो लॉग इन करता है कैलिफोर्निया से, तो आपको पता है कि डिस्टेंस इनके बीच में खासा ज़्यादा है, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि विद इन एन आवर एक यूज़र जो है वो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया ट्रैवल कर जाएगा। तो इस तरह की भी अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है उनके एक्सेस को। रिस्की IP होता है, रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन IP एड्रेसेस। हम IP एड्रेसेस की हेल्प देखते हैं। अगर वो किसी एक ऐसे IP से एड्रेस आ रहा है जो कि रोग है या इट्स नॉट ए हेल्दी IP एड्रेस, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर देखते हैं कि अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी लगती है कि अगर एक यूज़र कॉन्स्टेंटली गलत पासवर्ड एंटर कर रहा है तो उसका अकाउंट लॉकआउट हो जाता है आफ्टर ए नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल लॉग इन अटैम्प्ट्स। सेकंड हमारे पास अकाउंट लाइफ साइकिल के अंदर है फेज़ 2, जिसे हम ऑथराइजेशन, राइट असाइनमेंट, परमिशंस एंड यूज़र ट्रेनिंग कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग इस चीज़ को नोट करते हैं कि ऑथराइजेशन जो ग्रांट की जाती है वो रिसोर्सेज को या रिसोर्स ओनर्स करते हैं, कि जो भी ओनर उस एंटिटी का है वो डिफ़ाइन करेगा कि मैं इस यूज़र को ये एक्सेस देना चाहता हूँ कि नहीं देना चाहता। उसके बाद उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि उसे किस हद तक एक्सेस दी जाएगी और उस डेटा का कस्टोडियन कौन होगा। इसको हम समझने के लिए एक्सेस मैनेजमेंट कंसेप्ट्स को देखते हैं। एक्सेस मैनेजमेंट कंसेप्ट्स जो हैं वो बात करते हैं राइट्स के ऊपर, परमिशंस के ऊपर, प्रिविलेज के ऊपर, लीस्ट प्रिविलेज के ऊपर, डुअल कंट्रोल और सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। राइट्स है कि यूजर्स आर अलाउड टू इंस्टॉल बेसिक एप्लीकेशंस है और डिफरेंट एक्शंस वो बेसिक ले सकते हैं। परमिशंस होती हैं राइट टू परफॉर्म एक्शंस ऑन ऑब्जेक्ट्स। प्रिविलेज है एक्स्ट्रा राइट्स टू परफॉर्म कोर ऑपरेशंस एंड चेंजेस टू द सिस्टम्स, फाइल बना दें, मॉडिफाई कर दें, एडिट कर दें, डिलीट कर दें, ये सारी चीज़ें। लीस्ट परमिशंस होती हैं विद मिनिमल राइट्स टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, कि उनके पास एकदम मिनिमम राइट होता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। डुअल कंट्रोल होता है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, जैसे आप अक्सर बैंक्स के अंदर देखते हैं कि अगर उन्होंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक यूज़र अपना पासवर्ड डालता है, फिर वो अपने मैनेजर को बुलाता है किसी और को उस चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो अपना पासवर्ड डालता है। जब दोनों का पासवर्ड डल जाता है ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट एक्सेस टू इट। इसी तरह बैंक्स के अंदर देखेंगे कि अगर आप सिक्योर अपने वार्ड्स की तरफ जाते हैं तो आपके पास दो यूज़र्स होते हैं जिनके पास अपनी एक RSA डिवाइस होती है जिसके अंदर एक ऑटो जनरेटेड पासवर्ड होता है। दोनों यूज़र्स अपने जब पासवर्ड डालते हैं तब सिर्फ वो वर्ड अनलॉक होता है। तो ये होता है डुअल कंट्रोल। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ होता है कि हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं इनटू सेगमेंट्स ताकि किसी भी एक यूज़र की ओनरशिप ना हो, कि अगर वो यूज़र वहाँ पे है तो सारी चीज़ें चलेंगी और अगर वो यूज़र नहीं है तो वो सिस्टम रुक जाएगा। इसका मतलब है कि हम सिस्टम को क्रिपल नहीं करना चाहते, हर यूज़र को इक्वल एक्सेस होगी, किसी को भी किसी एक एक्सेस या कंट्रोल के ऊपर फुल कंट्रोल नहीं होगा। अब फेज़ 3 जो है वो अकाउंट ऑडिटिंग के ऊपर बात करता है, एक्सेस ऑडिटिंग के ऊपर बात करता है, चेंज रिक्वेस्ट एंड यूज़र ट्रेनिंग। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि यूज़र अकाउंट्स के जितने भी हैं वो ऑडिट किए जाते हैं, उनकी वैलिडिटी, उनकी ग्रुप मैनेजमेंट, उनका एक्सेस परमिशंस वगैरह, और एक एक यूज़र को भी चेक किया जाता है कि उसकी क्या अकाउंट एक्सेस चल रही है, कहाँ से यूज़ हो रहा है और ये सारी चीज़ें। और जो भी उसे चेंज रिक्वेस्ट चाहिए होती हैं वो एक चेन ऑफ कमांड के थ्रू, अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू आती हैं, उसके बाद ही चेंजेस परमिशंस के अंदर की जाती हैं और इसके अलावा यूज़र को कॉन्स्टेंटली इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब इसके अंदर अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास ऑडिटिंग कंसेप्ट्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं जिसे हम अकाउंट कहते हैं, मेंबरशिप कहते हैं, परमिशन कहते हैं, यूजेज कहते हैं, एक्सेस और रीसर्टिफिकेशन। अब अकाउंट के अंदर क्या है कि चेक इफ द वैलिड यूज़र अकाउंट, वो वैलिड यूज़र अकाउंट है, अभी भी है, एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अकाउंट्स के ऊपर परमिशंस होती हैं। मेंबरशिप है, चेक की जाती है कि उसकी मेंबरशिप असाइनमेंट है, अगर वो अभी भी वैलिड है, उसी ग्रुप के अंदर है या उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया तो उसकी परमिशंस चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद
हमारे पास आती हैं परमिशंस, चेक एक्सप्लिसिट एंड इनहेरिटेड परमिशंस इफ दे आर एज पर बिजनेस रूल्स, कि उसको कौन कौन सी परमिशंस दी गई हैं और उसे अभी भी उन परमिशंस की ज़रूरत है कि नहीं। आपको याद होगा हमने एक ऑथराइजेशन क्रीप के ऊपर काम किया था, या एक हमारे लेक्चर के अंदर आया था। उसका मकसद ये होता है कि अगर एक एम्प्लॉय मुस्तकिल डिफरेंट डिपार्टमेंट से शिफ्ट होता हुआ आ रहा है तो उसके अकाउंट के ऊपर जितनी परमिशंस हैं वो जब उसका रोल ख़त्म हो जाता है तो उसकी वो परमिशंस भी उसके अकाउंट से निकल जानी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं निकली हैं और वो कॉन्स्टेंटली उन सारी परमिशंस के साथ अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स के अंदर जा रहा है तो इररेलेवेंट उसे वो एक्सेस मिल जाती है पुराने डिपार्टमेंट के ऊपर जहाँ पे उसे एक्सेस नहीं होनी चाहिए। इसे हम ऑथराइजेशन क्रीप कहते हैं। ओके, यूजेज होता है इफ द अकाउंट इज यूज्ड एज पर द डिफाइंड रूल्स और बाउंड्रीज, कि जो भी उसे एक्सेस या राइट दिए उसके हिसाब से राइट प्रैक्टिस की जा रही है कि नहीं। फिर हम देखते हैं एक्सेस के अंदर आता है प्राइवेसी वायलेशंस इफ द एक्सेस मैचेस द जॉब टाइटल, कि उस यूज़र के पास वही परमिशन होनी चाहिए जिसके अंदर वो काम कर रहा है। रिसर्टिफिकेशन होती है वैलिडेटिंग परमिशंस एंड अप्रूवल्स एज पर द इंटरनल पॉलिसीज एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, कि उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी जो जितनी भी परमिशंस हैं वो सही लगी हुई हैं और वो एज़ पर इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, उसके पास प्रॉपर अप्रूवल है कि नहीं है, और फिर उन सारी चीज़ों को हम जब वेरीफाई करते हैं तो उसे रिसर्टिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी फेज़ 4 है, विच इज़ लास्ट फेज़, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए वे कि ये काम करती है टर्मिनेशन और ऑफ बोर्डिंग के ऊपर। अब टर्मिनेशन ऑफ ऑफ बोर्डिंग ये होता है कि अगर एक एम्प्लॉय किसी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसे किसी भी वजह से टर्मिनेट कर दिया जाता है या उसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। टर्मिनेशन टास्क के अंदर क्या होता है कि हमें रिक्लेम करने होते हैं सारे एसेट्स, कोई भी जो उसे स्मार्टफोन या कोई भी इस तरह की चीज़ें दी हैं वो उससे वापस ली जाती हैं, उससे एक्सेस वापस ले लिया जाता है, उसका अकाउंट और उसकी सारी एक्सेस जो है वो ले ली जाती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं आर्काइव कर दिए जाते हैं और उसकी ईमेल्स वगैरह को सेव कर लिया जाता है। ऑफ बोर्डिंग टास्क का अगर हम बात करते हैं तो हम करते हैं कि उसके जितने भी फाइल और फोल्डर परमिशंस और ओनरशिप होती हैं वो रीअसाइन कर दी जाती हैं बैक टू दी मेन ओनर, या कोई नया यूज़र आए उसे वो सारी परमिशंस मिल जाती हैं। नाउ बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं कि जब एक एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है कंपनी तो आप उसे एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है और इसके जो भी बिजनेस सीक्रेट्स हैं वो आप किसी के साथ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सो दैट्स इट अबाउट आइडेंटिटी एंड अकाउंट मैनेजमेंट। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियोज़ और कमेंट छोड़ें ताकि हम इन वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बना सकें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।